तो चलिए विद्यार्थी, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है जनतंत्र का जन्म। तो हिंदी काव्य खंड चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, और इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चल रहा था जनतंत्र का जन्म, यानी कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था, ये बहुत ही, अगर जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया जान लें। ये बिहार का ही रहने वाले हैं और बिहार के साथ साथ ये एक राष्ट्र कवि भी हैं, तो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो इनका कविता है जनतंत्र का जन्म, तो उस समय की कविता है, जो कि जब देश में हम लोग का गुलाम था, उस समय की कविता की रचना किए हैं। उस समय के वेदना को जो भी है ये कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि उस वक्त जो है हम लोग कितने परेशानी में थे, कितने दुख होता था, कितने शासन हुआ करता था हमारे पूर्वजों पर। अभी तो हम लोग के समय आज़ाद हो गया है देश, लेकिन हम लोग से जब पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम लोग के जो पूर्वज थे, तो जो क्रांतिकारी हुए उसके बाद हुए, जब क्या गुलामों के जंजीरों से जकड़े हुए थे हम लोग, तो उसके बाद जो हुए क्रांतिकारी हुए, उस शासन को सहते उसके बाद नहीं होता है कि किसी काम को आप सहते एकदम अनसा जाइएगा, तो आप कुछ ना कुछ करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, या उससे निपटने का निर्णय लेते हैं। तो वही हुआ जो हम लोग को क्रांतिकारी हुए जो भी, तो वो निपटे और हम लोग को देश आज़ाद करने में, देश को आज़ाद करने में क्या किए, सहयोग किए, जो कि आज हम लोग स्वतंत्र रह रहे हैं, ठीक है। तो ये उस समय का था, यानी कि जब देश हम लोग का आज़ाद नहीं हुआ था। तो देश हम लोग का कब आज़ाद हुआ, तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश जो का हुआ है तो आज़ाद हो गया, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 का जो था वो हम लोग का संविधान लागू हुआ, और उसी का कर है जनतंत्र का जन्म, यानी कि जन का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन का क्या हुआ, जन्म हुआ है, ठीक है। तो इनसे पहले इनकी सारी कविताएं या काव्य खंड देखने से पहले सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से इनको कृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद अपने कविता की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक यहाँ पर है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का मोटिवेशन कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी जो सफलता है शोर मचा दे। जो तुम्हारी सफलता है क्या कर दे, शोर मचा दे। तो मेहनत हम लोग को बहुत खामोशी से करना है। ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं तो हर किसी को जना कर ये कर रहे हैं, यानी कि दिखावा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करना है अच्छे से। आप लोग खुद सफल होइएगा तो आपके घर, रिश्तेदार, पड़ोस, आसपास जो भी हैं सब देख लेंगे कि ये लड़का कितना मेहनत किया है, ठीक है। वो आपका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनको देखने का कवि। तो सबसे पहले हम बताए हैं आपको पीछे ही कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनका राष्ट्र कवि हैं, और कहाँ का है, तो बिहार का ही रहने वाले हैं। तो इनसे क्वेश्चन बनने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस तरह के कवि हैं, तो राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन में जैसे राष्ट्र कवि दिखेगा एकदम देख कर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। कहाँ हुआ, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में जो पड़ता है। जैसे कि हम आप लोग को बताए हैं कि बिहार का ही ये रहने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो निधन है 24 अप्रैल 1974 को। परीक्षा में हमेशा आता रहता है कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो आप 1908 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उनका मृत्यु, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उनकी माँ का नाम क्या है और उनके पिता का नाम है। देखिए, माँ का नाम जो है मनरूपा देवी है, या मनरूप देवी कह सकते हैं, और इनके पिता के जो नाम है रवि सिंह है, ठीक है। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गाँव से ही, जो कि आप लोग को हर कोई का प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो गांव से ही होता है। इसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज में जाते हैं लोग, तो इधर उधर कहीं ना कहीं जाने लगते हैं, ठीक है। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ, गांव से। और उसके पास 1928 में उन्हें मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में का मैट्रिक की परीक्षा, यानी कि मोकामा घाट रेलवे स्टेशन में हाई स्कूल की क्या की तैयारी की। और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया, यानी कि 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में इन्होंने BA किया, ठीक है। चलिए,
स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर बिहार, यहाँ पर सब डायरेक्टर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर क्या करें रह चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि किस विश्वविद्यालय में या उप कुलपति के रूप में रहे हैं, तो क्या मानिएगा आप लोग, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रह चुके हैं। और डायरेक्टर सब डायरेक्टर और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के काज रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन जो भी बनेगा आप लोग अच्छे तरह से इसको अगर देख लीजिएगा तो क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, जितने बड़े क्या थे कवि थे, उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। गद्यकार भी थे यानी कि ये गद्य भी लिखे और काव्य भी लिखे। ठीक है, तो जितना बड़ा काव्य खंडकार थे उतना ही बड़ा क्या थे गद्यकार भी थे। ठीक है, उनकी भाषा में कुछ छिपती नहीं या कुछ छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती हैं। ठीक है, सब कुछ क्या कर देती है, उजागर कर देती हैं, सब कुछ उजागर कर देती हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन हैं, तो प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी। देखिए उर्वशी बहुत ही बढ़िया इनका जो कृतियाँ हैं उर्वशी उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के लिए उनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, ये सब मैंने पुरस्कार उनको क्या किए गए मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है यहाँ पर उर्वशी के लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग बताएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे को हरानी, हरिनाम आदि ये काव्य कृतियाँ। ये मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, इसके बाद शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि सब गद्य कृतियाँ हैं इनका। ठीक है, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के लिए, जैसे कि हम आप लोग को बताए हैं कि ज्ञानपीठ इनको पुरस्कार मिला है किसके लिए, तो उर्वशी के लिए। ठीक है, उन्हें भारत सरकार की ओर से क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इसके साथ साथ उन्हें भारत सरकार की ओर पद्म विभूषण भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से भी इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो कि राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग देख कर एकदम मार दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम इतना बता दिए हैं कि क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में प्रश्न को भी चर्चा किया जाएगा कि प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे है कि एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर ली। ठीक है, किंतु अपनी संवेदना ये भावबोध से चौथी दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। ठीक है, उन्होंने प्रबंध, पुस्तक, गीता, प्रगति, काव्य, नाटक आदि एवं काव्य शैली में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों की उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक एवं उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अध्ययनशील, विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना भी है और समाज, राजनीति, दर्शन, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, बोध और उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर क्या किया व्यक्त होता है। उनके बारे में जितना भी कृतियाँ था, जितना भी गद्य खंड या काव्य खंड जो भी रहा, उस हम सब पढ़ने का कोशिश किए। इसके बाद राष्ट्रकवि, जो कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर हैं, इनके प्रस्तुत पंक्ति हैं वही है। ठीक है, भारत जनतंत्र के उदय या जयघोष, यही जो हम चर्चा करने वाले हैं कि जनतंत्र का उदय या जनतंत्र का जन्म के बारे में। ठीक है, तो इनमें बताते हैं कि सदियों को देशी विदेशी पराधीनताओं का मतलब गुलामी होता है। ठीक है, के बाद स्वतंत्र प्राप्ति हुई। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि हम लोग को 47 में स्वतंत्रता की क्या हुआ, प्राप्ति हुआ और भारत में जनतंत्र की प्राप्ति प्रतिष्ठित हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों की कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है। शिलान्यास का मतलब फिर से उसको क्या करना, निर्माण करना या बनाना होता है। ठीक है, तो फिर से निर्माण या बनाना, फिर से शिलान्यास, यानी कि कवि उस माध्यम से, कविता के माध्यम से फिर से क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। कब, गुलामी के बाद का। ठीक है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को इस कविता का ऐतिहासिक जो भी कविता है इसको बनाया, यानी कि जनता ही उस सिंहासन का क्या है, दावेदार है और मालिक है या राजा है। ठीक है, तो ये गुलामी से पहले का जो भी
जितना भी कठिनाइयाँ, जितना भी हम लोग को प्रताड़ना मिली थी, उनके बाद जो जब देश आज़ाद हुआ है उनको व्यक्त किए हैं और बताए हैं कि जनता ही क्या है, राजा है देश का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म यानी कि जन का मतलब आप लोग जानते हैं कि जन का मतलब क्या होता है, मानव आदमी होता है या जनता होता है, और तंत्र का मतलब क्या हुआ, शासन हुआ, यानी कि जनता का ही शासन, उसी का क्या हुआ, जन्म हुआ। कब, तो संविधान लागू होने के बाद, यानी कि सबका अधिकार बराबर हो गया, नहीं कि बड़ा छोटा, ये जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, ठीक है, ये सब खत्म हो गया और जनतंत्र का वहीं से उदय हुआ। ठीक है, तो चलिए कविता के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, जो सदियों से ठंडी बुझी राख थे उस सुगबुगा उठी, यानी कि कहने का मतलब कवि जी कह रहे हैं कि जो वर्षों से हम लोग के शरीर में जो राख थी, यानी कि जो ब्लड था, जो खून था, वो एकदम बुझ सा गई थी, एक बाइक जग उठी, एक बाइक का उठी, सुगबुगा उठी या जग उठी। कब, जब देश आज़ाद हुआ तब, यानी कि किसके प्रति कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के प्रति कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी क्या, मिट्टी था, जो मिट्टी था वो क्या कहती, सोने की ताज की तरह क्या करने रहे, इठलाना। इठलाना का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं कि शर्माना नहीं, इधर उधर यहाँ पे इठलाना का मतलब नहीं होता है कि लजाना, या ऐसे ही कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं लेखक कहते हैं कि सदियों से जो ठंडी बुझी राख थी, अब वो क्या हो, सुगबुगा उठी, मिट्टी है वह अब सोने की तरह क्या करे, सोने की ताज पहनकर इठला रही है। इठलाना का मतलब दिखलाई देना, माने दिखाना। ठीक है, दिखला रही है। कह रहे कि दो राह समय के रथ के घर घर नाद सुनो, दो राह समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किनके प्रति कह रहे हैं, ये भाव कवि जी का कह रहे हैं किसके प्रति, तो कह रहे हैं अंग्रेजों के प्रति कि अब तुम सिंहासन खाली करो, जनता क्या कर रही है, आ रही है। तो इनका मतलब हुआ कि दूरा समय के रथ को घर घर नाद सुनो। घर घर नाद का मतलब क्या होता है, हुंकार, नाद का मतलब सुनाई देना। ठीक है, तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि घर घर का मतलब कर्कश और सुनो का मतलब नाद, सुनो का मतलब क्या हुआ, आवाज़। या तो यही कह रहे हैं कि यह अंग्रेज़ों से कहा जा रहा है कि जनता का जो कर्कश आवाज़ है वो सुनो और सिंहासन को खाली करो, कि अब जनता क्या कर रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो अब अच्छे तरह से इसको समझिएगा। ठीक है, आप लोग नोट कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि इसका जो भावार्थ है उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह दर्द से, यानी कि मुँह खोल दर्द से कहने वाले। यानी कि कवि जी कह रहे हैं कि ये वही जनता है, ये वही मिट्टी की अबोध मूर्ति हैं जो कि जाड़े की पाले की कसक सदा सब चीज़ सह रही है। जैसे जिस तरह से नहीं होता है कि निर्धन गरीब लोग जाड़े के दिनों में क्या करते हैं, अपने जो शरीर पर वस्त्र नहीं मिलता है और जाड़े पाले को एकदम सहते रहते हैं, उसी तरह कवि जी कह रहे हैं कि ये वही जनता है जो कि जाड़े पाले को भी अबोध क्या करता है, ये सदा माने कसक सह रही है, जब अंग अंग में लगे सांप से चूस रहे। जिस तरह जब मैंने उस समय की बात कर रहे हैं कि जब अंग्रेज़ों ने इनके का पूरा शरीर को एकदम चूस कर, पूरा मेहनत कराकर एकदम जिस तरह से सांप अंग अंग को चूस लेता है, उसी तरह से अंग्रेज़ों ने इनको क्या किया, सांप की तरह चूस रहा था। ठीक है, तब भी न कभी मुंह खोल रही है और दर्द ना भी किसी से कह रही है, तब भी दर्द ना कभी मुंह खोल कर दर्द कहने वाली। यानी कि कहने का मतलब कवि जी कह रहे हैं कि तभी भी ये जनता क्या की, अपना मुंह नहीं खोली और ना ही किसी से दर्द को बयां की, या ना ही किसी दर्द को कही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका भावार्थ हम लोग लिख लेंगे कि जनता वही अबोध, यानी कि छोटा बालक की तरह मिट्टी की मूर्ति थी, और वही जनता जो जाड़े पाले में भी बिना वस्त्र की ठंडी की तरह सहने वाली। जब आप लोग इस जनता के अंग अंग सांपों की तरह चूस रहे थे, तब भी जनता कुछ नहीं बोल रही थी और न ही दर्द को किसी से कह रही थी या बयां कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि जनता
हाँ लंबी जीभ की वही कसम जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। यानी कि कवि जी कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि हाँ वही लंबी सी जीभ की कसम जो जनता है बड़ी ही वेदना सहती है, बड़ी ही दुखों को झेल रही है। ठीक है, अब ठीक हो गया, आखिर इस जनता का मत आ ही गया और जनता अपने मतों का प्रयोग करके किसी को चुनेगी या किसी को, यानी कि जनता का मत आ गया तो जनमत क्या यानी कि जनता के मत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। यानी कि कहने का मतलब कवि जी कह रहे हैं कि ये प्रश्न है कि इस पे जनता क्या कर रही है। कि मानो कि जैसे कि क्या है कि जनता, मानो कि जैसे जनता का गुड़ का मतलब देख लेते हैं कि गुड़ का मतलब होता है कि रहस्यपूर्ण। इस रहस्य पूर्ण ये जनता क्या कर रही है कि ये कह रही है कि अपने मतों का क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे और इस जनता की क्या करेगा राज चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर यानी कि सीमित हो चार खिलौने में। यानी कि कहने का मतलब कि मानो ये जनता है जो क्या है ये फूलों की तरह है, उनको एहसास नहीं होता है, जब चाहो इसको तोड़ो और क्या करो दोनों में सजा लो। दोनों का मतलब क्या होता है कि नहीं देखें आप टोकरी समझिए कि टोकरी में सजा लो। यानी कि ये जनता उस फूल की तरह है जिसे कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि जब चाहो तब तोड़ो और क्या करो दोनों में सजा लो। और ये कोई दूधमुही जिसे बहलाने के, यानी कि दूधमुही का मतलब नहीं देखें छोटा बच्चा जिसको कोई भी चीज़ दे देते हैं, यानी कि खिलौना सिलौना दे देते हैं, जो दूध पिया रहता है यानी कि दूध पीने वाला बच्चा होता है उसको खिलौना देकर भी हम लोग बना लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कवि जी कि मानो ये जनता क्या है फूल है कि उसको क्या करें जिस तरह चाहें उस तरह अपने दोनों में सजा लिए। यह जनता दूधमुही है जिसको क्या किए खिलौना दिए और उसको बहला फुसला लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पागुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह संयम के रथ के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कि कवि जी कह रहे हैं कि लेकिन अब ये सब होने वाला नहीं है, ये सब होने वाला अब नहीं है। जनता की हुंकार क्या कर रही है उठ रही है, ये जो है क्या कर रही है जब जनता बवंडर का मतलब भूडोल का मतलब भूकंप होता है, बवंडर यानी कि आंधी तूफान, यानी कि जो जनता क्या है आंधी तूफान की तरह चलती है या जब जनता बवंडर की तरह उठता है तो भूचाल आ जाता है। और जब जनता अपने का भावों को मतलब कि भ्रिकुटी का मतलब भाव होता है, यानी कि कोपागुल हो जाती है, यानी कि क्रोधित हो जाती है तो उनके जो भावें हैं जो आप लोग कहते हैं बरवानी जो कहते हैं कि भावों को क्या करती है चढ़ाती है। अब तुम जनता के तर्कस क्रांतिकारी आवाज़ सुनो, सिंहासन खाली करो। अब जनता क्या कर रही है आ रही है, यानी कि कवि का कहना यही है, कि कवि का भाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब हुंकार होता है यानी कि जनता की हुंकार की बात कर रहे हैं कि जब जनता की हुंकार होगी तो जनता की हुंकार से क्या होगी महल की जो नींव ही है वो क्या होगी एकदम उखड़ कर एकदम इतिर बितिर छितिर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उखड़ कर क्या हो जाती है नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा को उड़ता है। यानी कि जो सांसें हैं जनता की सांसें हैं उसके बल से जो आपके ताज हैं, ताज का मतलब मुकुट, हवा की तरह क्या कर जाते हैं उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ। अब जनता की जो राह है, जनता की जो राहें हैं, अब समय में उतना ताव कहाँ है कि वो जनता की राहें को क्या कर सके रोक सके। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है उधर उस काल को क्या कर देती है मोड़ देती है। ठीक है, चलिए आगे है कि अब 2 शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार, अब 2 शताब्दियों और सहस्त्र का अंधकार, यानी कि अब समय में इतना ताव कहाँ ये सब देख लिए कि अब देखना है कि अब कह रहे हैं कि अब 2 शताब्दी सहस्त्र का अंधकार। अब 2 का मतलब होता है कि वर्ष या साल भर। ठीक है, अब कह रहा है कि आप 2 शताब्दी सहस्त्राब्द का अंधकार, यानी कि कह रहा है कि कवि कह रहे हैं
कवि का कहना है कि सैकड़ों हजारों वर्षों का अंधकार जो था वो गुलामी थी, अब वो क्या हो गया है, बीत चुका है, यानी कि अब वो उसको बीत चुका है। बीता गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। यानी कि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों का अंधकार तो जो था, यह गुलामी थी, वो क्या हो गई, खत्म हो चुकी, अब बीत गया। अब वो खिड़की से प्रकाश का करना आने लगा, यानी कि अब यह नहीं कोई जनता का स्वप्न, अब यह जनता का स्वप्न नहीं रह गया। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब कि खिड़की से प्रकाश क्या कर रहे हैं, कि खिड़की से अब प्रकाश जो है वो क्या कर रहे हैं, आने लगा है। अब ये जो जनता का स्वप्न है वो विजयी हो गया है, जनता का स्वप्न जो है वो क्या हो गया है, तो अब विजयी हो गया है। ठीक है, अब जनता का स्वप्न का हो गया है, विजयी हो गया। अब जनता जो अंधकार अथवा बुराई की कलेजा चीर कर का है उमड़ती हुई आ रही है। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, यानी कि जो बुराई है, जो अंधकार है, उसके कलेजा को का करके चीर कर का कर ये जनता आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगला कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता सिर पर मुकुट धरो। यानी कि कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र है जो विश्व की, जो कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे विराट जनता जो कि भारत का है वो अब पहुंचा है, अब आ पहुंचा है। अब क्या किया है, अब आ पहुंचा है। 33 के मतलब 33 कोटि के मतलब करोड़ हित सिंहासन तैयार करो, यानी कि 33 करोड़ जो जनता है, यानी कि जो गुलामी के समय था जनता का, वो 33 करोड़ उस समय था, तो उसी के बात कर रहे हैं कि जो 33 करोड़ जनता है उसका सिंहासन अब क्या करो, तैयार करो। अब अभिषेक राजा का नहीं, अब अभिषेक राजा का नहीं, यानी कि जो क्या थे, यानी कि उस समय का अंग्रेज थे, अब उसका सिंहासन अब राजा का नहीं होगा, अब सिंहासन पर किसका राज होगा, अब प्रजा का होगा। तो अब कह रहे हैं कि सिंहासन अब आज राजा का नहीं प्रजा का है, किसका है, आज प्रजा का है। 33 कोटि जनता का सिर पर मुकुट धरो, यानी कि जो 33 करोड़ जनता है उस सभी के जनता के सिर पर का होना चाहिए, मुकुट धरो, यानी कि सभी अब का राजा का नहीं बल्कि प्रजा का है। तो प्रजा कितना है, यानी कि जनता कितना है, तो 33 करोड़ है, यानी कि सभी ये का है, राजा के समान है, ये राजा हैं। ठीक है, तो अब सिंहासन पर किसका अधिकार है, तो जनता का, क्योंकि जनतंत्र आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि आरती तू लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, कह रहे हैं कवि कि आरती अब किसके लिए लेकर ढूंढता है मूर्ख। ठीक है, कि मंदिरों राजप्रसादों या ताखानों में, ये मंदिर और राजप्रसाद या ताखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, तो देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यानी कि कह रहे हैं कवि जी कि अब आरती किसे लिए ढूंढ रहा है मूर्ख, यानी कि देवता जो मंदिर में और राजप्रसाद और ताखानों में नहीं है, बल्कि देवता कहाँ हैं, तो कहीं देखिए कि रोडों के किनारे गिट्टी तोड़ रहे हैं, कहीं खेतों में खलिहानों में ये सब जो मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि इस जनता की बात कर रहे हैं। कौन, तो कवि जी कह रहे हैं कि अब आरती किसे लिए ढूंढ रहा है मूर्ख। अब जो जनता है, जनता मंदिरों में नहीं है, न ही राजप्रसादों में है और न ही क्या है, तहखानों में है। जनता तो कहाँ है, रोडों के किनारे हैं, रोडों में मजदूरी यानी कि कर रही है, गिट्टी तोड़ रही है। और से जनता जो मिलेंगे कहाँ, खेत में मिलेंगे और खलिहानों में, यानी कि किसानों की क्या कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, यानी कि फावड़े का मतलब आप समझ रहे हैं कि फरुए की बात करें, देहाती भाषा में फरुए की जिसे कुदाल कहते हैं, तो फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, यानी कि राजा का दंड देने वाला अब जनता का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि क्या होगा, फावड़े और हल होगा। ठीक है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजती है, धूसरता का मतलब मैली मिट्टी होता है, मैली, ठीक है, धुंधलापन मैली सोने से श्रृंगार के सजती है। अब जो यही धूसरता है वो सोने से श्रृंगार को सजाएगी, यानी कि सोने जैसे श्रृंगार को यही मिट्टी, यही धुलापन यही क्या करेगी, सजाएगी। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, यानी कि कह रहे हैं कि अब जो मैले मिट्टी वही सोने जैसे श्रृंगार सजाएगी। अब तुम जनता की क्रांतिकारी आवाज़ के सुनो, अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी कि अब सिंहासन खाली करो और जनता आ रही है। यानी कि कवि का भाव आप लोग अच्छी तरह से समझे कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए
जनता के द्वारा, और जनता का ही शासन ये क्या कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है। और इसमें कवि जी जनता के ही शासन के बारे में वर्णन किए हैं। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये कविता आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको अच्छे तरह से समझे होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और अगला जो भी टॉपिक है, आपको जो भी कविता काव्य खंड का जो भी टॉपिक है उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।